With permission. Sir, major announcements are being made from Washington, D.C. on the actions of the government of India. We demand that a statement be made by the government on what is the precise nature of the Indo-US trade deal. So we will take it up later with the government concern. Your concern has been noted. We will come back to that later. श्रीमान प्रधानमंत्री जी लॉन्ग लीव पे चले गए, काहे सारे निर्णय हमें वाशिंगटन से सुनने को मिल रहे हैं? सरकार स्पष्ट कर दे। We will be in touch with the government. We will get the incident. श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। सर चेयरमैन सर, आज मैं पंजाब रूरल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पंजाब कोऑपरेटिव की बात करना चाहता हूँ। कोऑपरेटिव सेक्टर भारत की समूहिक चेतना का प्रतीक है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बल्कि संस्कृति है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की एक जीवंत परंपरा है। पंजाब की मिट्टी ने पिछले 135 साल में इन जड़ों को सींचा है। 1891 में जब पंजाब में पहली कोऑपरेटिव बनी तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि साझी ज़मीन शेड प्रॉस्पेरिटी था। लैंड कंसोलिडेशन की शुरुआत से लेकर ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन तक कोऑपरेटिव्स ही पंजाब की एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की अनडिस्प्यूटेड बैकबोन बनी रही है। चेयरमैन साहब, कोऑपरेटिव पंजाब की रूरल इकोनॉमी का एक मजबूत स्तंभ रहा है। तकरीबन 20,000 कोऑपरेटिव्स और 35 लाख मेंबर्स के साथ ये एक बहुत ही गर्वशाली सक्सेस स्टोरी है जो पंजाब की लार्ज पॉपुलेशन के जीवन को प्रभावित करती है। जिस पंजाब मार्केट की शुरुआत बहुत कम पूंजी से हुई थी, आज वे 22,000 करोड़ की टर्नओवर के साथ एशिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कोऑपरेटिव बन चुकी है। 6,300 विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और 3.5 लाख मेंबर्स के साथ पंजाब मिल्कफेड का वेरका देश का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। चेयरमैन साहब, पंजाब में 60% फर्टिलाइज़र मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने संभाल रखी है। इसी वजह से पंजाब का किसान प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर नहीं करता बल्कि आज सेल्फ रिलायंट है। चेयरमैन साहब, आज पंजाब कोऑपरेटिव कई चुनौतियों से जूझते हुए सैचुरेशन की ओर बढ़ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक ने NPAs बढ़ रहे हैं और करप्शन भी एक समस्या है। अब पंजाब कोऑपरेटिव सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित होकर रह गया है, नए दौर की लीडरशिप और स्केल की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ केंद्र में सहकारिता मंत्रालय को स्थापित करते हुए एक नए युग की शुरुआत की है। भारत के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में यह मंत्रालय सफलता की नई गाथा लिख रहा है। मेरी चिंता बस यही है कि पंजाब जिसने देश को सहकार का रास्ता दिखाया वह आज पीछे ना छूट जाए। मैं आग्रह करता हूं कि पंजाब कोऑपरेटिव में नई ऊर्जा भरने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सालों से लंबित चल रहा काम जल्दी पूरा किया जाए। पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इनकरेज करने के लिए फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाए। युवा किसानों और महिलाओं को एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। पंजाब कोऑपरेटिव में प्रोफेशनलिज्म और नवाचार के माध्यम से नई ऊर्जा देने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर पंजाब में स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कोला बाबूराव गारू। Sir, thank you, Chairman Sahab. In pursuance of the AP Reorganization Act, the Ministry of Railways is taking steps to create a new railway zone in AP with Visakhapatnam as its zonal headquarters. Honorable Prime Minister also laid the foundation stone for its headquarters, allotted money for the same last year, and Union Cabinet has also approved DPR for the zone. It is an issuance pending more than 12 years, and I hope that at least a new zone would be notified at the earliest and complete the construction of headquarters and provide the other infrastructure as soon as possible to make it functional. Sir, the new zone has 4 divisions: Guntakal, Guntur, Vijayawada and Visakhapatnam, and all these divisions have their respective jurisdiction with different sections. But sir, I am given to understand that the Ministry of Railways is proposing to transfer the Kottavalasa and the Kerandol line from Visakhapatnam division to Rayagada division of East Coast Railway Zone. Instead of keeping it within the South Coast Railway Zone,
since the above line falls within the Visakhapatnam division. Not only this, Palasa and Ichaparam sections are also proposed to transfer to new Rayagada division against the wishes of the people of AP in general and North Coastal AP in particular. If these sections are transferred to Rayagada division, the proposed new South Coast Railway becomes mere skeleton, as the zone is going to lose huge revenues and its existence would be in jeopardy. The proposed unscientific move structurally weakens not only Visakhapatnam division but also new zone and impacts its financial self-sufficiency. In view of the above, I demand for inclusion of Kottavalasa and Kirandul and other lines taken to Rayagada division be included in the Visakhapatnam division only, and also demand for early notification of the new South Coast Railway zone. Thank you. श्रीमान ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से एक ऐसे विषय को रखने के लिए उपस्थित हूं जो हमारी राष्ट्रीय महाकांक्षा की आधारशिला है। एक कहावत है कि शरीर पर बाहर दिए गए जख्म तो भर जाते हैं, परंतु अंदरूनी जख्म आसानी से नहीं भरते हैं, बहुत समय लेते हैं। सभापति महोदय, लॉर्ड मैकाले ने जो हम भारतीयों को शिक्षा पद्धति दी वह भी अंदरूनी जख्मों की तरह है। मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ादी के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने भी मैकाले की शिक्षा पद्धति को ही आगे रखा। मैकाले की क्लर्क बनाने वाली शिक्षा हमारे दिमाग की मेमोरी में कहीं फीड हो गई है, जिसे हम डिलीट कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सभापति महोदय, भारत 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि देश के युवाओं को व्यवहारिक कौशल से सुसज्जित किया जाए। भारत एक युवा देश है। तमाम देश ऐसे हैं जहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत युवा देश है। इसलिए अभी जो हमारा बजट आया है ये है युवा ड्रिवन, यूथ ड्रिवन बजट है। उनके कौशल विकास, उनकी प्रगति, उनको आगे बढ़ाने को, उनको इंटरप्रेन्योर बनाने को जोर दिया जा रहा है इस बजट में और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करना चाहता हूं, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण को विमर्श के हाशिए से निकाल करके केंद्र पर स्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दर्शन यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि व्यावसायिक शिक्षा उन विद्यार्थियों को कोई विकल्प मार्ग नहीं है जो अन्य क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, बल्कि यह कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक प्रतिष्ठित सम्मानजनक विकल्प होना चाहिए। और ये हमारी सरकार जो है इसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ रही है, कौशल विकास के रूप में और उनको प्रगति के रूप में, जिससे हमारे युवा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाने में योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय समय देने के लिए। श्रीमती सुलादा देव जी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन में से 23% पॉपुलेशन ट्राइबल है और 23% पॉपुलेशन करीब 80 लाख है, और उसमें से 13 PVTG जो आदिम आदिवासी है उनके पॉपुलेशन करीब 1 लाख है, जो पहाड़ों में और जंगलों में रहते हैं। नीचे आने की उनको इच्छा नहीं है, वो नीचे नहीं आते हैं क्योंकि वही उनके वहाँ के नियमगिरी राजा को वो अपने भगवान भी मानते हैं, वही उनकी पूजा भी करते हैं। मैं ये बोलूँगी कि उसमें से देखेंगे तो कम से कम यहाँ अभी 9 डिस्ट्रिक्ट
वो कवर अप है वो आदिवासी में। जो जैसे पीवीटीजी मांगकिड़िया और ये डोंगरिया, कुटिया, कंध, जुआंग, इस तरह से बहुत सारे हैं जो अपनी जन्म माटी को, पहाड़ को छोड़ के नीचे नहीं आना चाहते। मेरी नेता नवीन पटनायक ने जब ओडिशा की बागडोर ली तब ये जो एमएमआर जो होता था वो कम से कम 3 डिजिट का था, मगर वो ड्रास्टिकली कम हो चुका था। आजकल मैं ये करना चाहती हूँ कि जहाँ आदिवासी उनकी जन्म स्थान है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से वो लोग आके नीचे नहीं आना चाहते। उनके लिए पहले से प्री नाटल और पोस्ट नाटल डिलीवरी का किस तरह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मोबाइल यूनिट वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। जितने सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेयरनेस होना चाहिए पंचायत के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। वो अवेयरनेस होने से वो लोग कम से कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तक आए। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तक वो नहीं आ पाते, उनके पास कैसे कम्युनिटी पहुँचे इसके गुरुत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ की आदिवासी मुख्यमंत्री भी है। मगर कभी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो सिज्जू माली है, कुटरू माली है और खंडवाल माली है और नियमगिरी है, वहाँ से हमारी आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। अगर विस्थापित कोई बिना नोटिस के ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती विस्थापित करेंगे, उसमें से कभी प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं। फिर वो जब मानसिक स्तर से वो सही नहीं होते, कैसे वो अपने बच्चे को जन्मे? वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए वो लोग ऐसे ही नहीं जाते। माँ घर किए थे मेरे नेता ने कि माँ घर, वहाँ पर एक घर करके वहाँ पर उन लोगों को केयर लिया जाता था, वहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि वो लोग अपने ही घर में आज भी डिलीवरी करते हैं। मगर अगर इन लोगों को बस बक्साइटी के लिए अगर आप विस्थापित करेंगे, उनके सोच को नहीं देखेंगे, तो ऐसे कैसे होगा सर? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से, मेरी गवर्नमेंट से भी ये करना चाहती हूँ कि इनको अपने ही जगह पर रहने दी। भाई ढोलाकिया जी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गसन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्र की प्रगति से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन में बोलने का जो आपने अवसर दिया उसके आपका आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, देश में प्रशासनिक सेवाओं के सुदृढ़ संचालन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा सहित विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इन सेवाओं ने देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान की है। महोदय, इसी क्रम में यदि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों का एक ऐसा समर्पित, प्रशिक्षित और दूरदर्शी कैडर विकसित होगा जो देश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने सक्षम होगा। हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य सुभाषितानी में विद्या को सर्वोपरि माना गया है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाक्षये चाश्रयो। महोदय, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और मजबूरी देने के हेतु मेरा विनम्र सुझाव है कि शिक्षा व्यवस्था को एक संगठित, नवाचार युक्त और अखिल भारतीय ढांचे में ढाला जाए। महोदय श्री, यह सेवा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही 2047 तक जिस विकसित भारत की संकल्पना
जो साकार करने का लक्ष्य लेकर हम माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसे वास्तविकता के धरातल पर लाने हेतु यह कदम एक आधारभूत सहायता प्राप्त करेगा। महोदय, IES की स्थापना केवल एक नई सेवा का गठन नहीं है, बल्कि यह भारत की सिकंदर नई कुमार जी। पीढ़ी के मान्यवर सिकंदर कुमार जी। मान्यवर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बुजुर्ग और बीमार सैनिकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 2 एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक कैंटीन काम कर रही हैं, एक हमीरपुर में और दूसरी बरसर में। कुल 13,527 कार्ड धारक पूर्व सैनिक और उनके आश्रित बरसर कैंटीन पर निर्भर हैं, जिसमें बरसर, डटवाल, बंगाना और कुछ हद तक झंडूता के इलाके शामिल हैं। खास बात यह है कि 3,918 कार्ड धारक अकेले डटवाल तहसील के हैं, जो कुल निर्भरता का एक बड़ा हिस्सा है। डटवाल तहसील को सीमा बरसर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, जबकि दूर के गांवों से दूरी लगभग 35 किलोमीटर तक है। बरसर कैंटीन की मौजूदा हैंडलिंग क्षमता रोजाना लगभग 250 कार्ड लगभग 5500 प्रति माह है, जो कुल कार्ड धारकों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। नतीजन महीने के पीक दिनों में भारी भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, जिससे खासकर बुजुर्ग और बीमार पूर्व सैनिकों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए डटवाल तहसील बरसर विधानसभा क्षेत्र में एक एक्स सर्विसमैन कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सुविधाजनक, सम्मानजनक और सुचारू सेवाएं उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद। श्रीमान AD सिंह जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to speak. I rise to draw the attention of this august House to a silent but devastating humanitarian crisis unfolding around the India eastern coastline, coastal erosion and climate displacement. As reported recently, 46 villages across Kendrapara, Puri, Ganjam districts of Orissa have been severely affected by coastal erosion. Entire habitation like Satbaya have been wiped out of the map by the advancing sea. Families who once lived with dignity as farmers and fisherers have been uprooted, resettled inland and reduced to daily wage laborers. Safety has been provided to them, yes, but livelihood have not. People relocated to colonies like Bagapatia live far away from sea, far away from sea and from fishing grounds, agricultural land and markets. Young students have dropped out of school, elderly persons are dependent, women are forced to insecure work. These are not statistics, these are India's first climate refugees. The National Center for Coastal Research has warned that over 1/3 of India's 7,000 coastline is eroding, with Orissa among the worst affected. West Bengal, 60% of the coastline along the Digha, Sankarpur and Sundarbans is facing the threat of erosion. In Tamil Nadu, 43%, Andhra Pradesh, 26%, and Pondicherry, 56% of the coastline is under threat. Rising sea levels, cyclones and mining destruction of mangroves, ports and embankments, all aggravated by the unplanned development, are accelerating this crisis. If this continues, thousands more villages will follow Satabaya. I urge the government to act on 5 points. First, declare climate displacement a national policy concern. Second, ensure livelihood-linked rehabilitation, just not housing. Third, restore mangroves and natural barriers instead of relying on concrete walls. Fourth, strictly regulate sand mining and coastal construction. And finally, create a national climate refugee framework with dedicated funding.
The sea is just not eroding land, it is eroding lives. If government does not act today, history will ask us. When India's coastal poor were drowning silently, where was the nation's conscience? Thank you, Chairman sir. श्रीमती रंजीत रंजन जी। सभापति, मैं आपका ध्यान देश भर में चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा की जा रही गंभीर अनियमितताओं और मनमानी प्रक्रियाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। अनेक पॉलिसी धारकों के वैध चिकित्सा दावों को निराधार, मनगढ़ंत अथवा तकनीकी कारणों का हवाला देकर अस्वीकार किया जाता है। कई मामलों में संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद दावों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, इनसफिशिएंट प्रूफ, नॉन डिस्क्लोजर, पैकेज मिसमैच जैसे तर्कों के आधार पर अनुचित रूप से ठुकरा दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आम नागरिक आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से गहरे संकट में पड़ जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 वास्तविक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहती हूँ कि एक मरीज रात में पेट दर्द और लगातार उल्टी की वजह से इमरजेंसी में भर्ती किया गया, डॉक्टर की सलाह पर भर्ती किया गया, लेकिन बीमा कंपनी पे जब क्लेम किया गया तो उन्होंने बोला आप रात में क्यों भर्ती हुए, आपको सुबह ओपीडी में जाना था, उसके क्लेम को रद्द कर दिया गया। क्या ये कंपनियां डॉक्टर से ज़्यादा जानती हैं क्या उन्हें रात में एडमिट करना है कि दिन में? दूसरा और अत्यंत पीड़ादायक मामला है कि एक व्यक्ति को जिसने 2 साल पहले स्वास्थ्य बीमा कराया था, 2 साल के बाद उसको कैंसर की बीमारी है डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बीमा कंपनी वाली कहते हैं कि आपने पहली प्रिस्क्रिप्शन छिपाई है, आपने जानबूझकर क्लेम लेने पर यह नहीं कहा कि आपको कैंसर है। तो क्या इस तरह जो बीमा कंपनी वाले हैं जो मिसयूज कर रहे हैं लोगों का, ये उनका बहुत बड़ा आघात है। ये जो मरीजों को दोषी ठहराया जा रहा है बीमा कंपनियों के द्वारा, ये अमानवीय प्रवृत्ति है। स्थिति यह है कि पॉलिसी बेचते समय कंपनियां न्यूनतम कागज मांगती हैं, लेकिन क्लेम के समय 15-20 तकनीकी आपत्तियां लगाकर दावे खारिज कर दिए जाते हैं। क्या यह मिस सेलिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है? साथ ही RDAI की शिकायत व्यवस्था बीमा भरोसा IGMS कागज पर जितनी प्रभावी दिखती है सर, जमीनी स्तर पर उतनी ही निष्क्रिय साबित हो रही है। अधिकांश शिकायतें औपचारिक ईमेल के बाद बिना समाधान अध्यक्ष जी क्लोज कर दी जाती है। क्या ये बीमा उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं है? सर, मेरी सरकार से डिमांड है और मैं उनको अनुरोध करना चाहती हूँ कि RDAI के दिशा निर्देशों का कठोर एवं अनिवार्य पालन सुनिश्चित किया जाए। अनुचित क्लेम अस्वीकृतियों पर बीमा कंपनी के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्लेम प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाया जाए। नो क्लेम रिजेक्शन विदाउट मेडिकल ऑडिट जैसी बाध्यकारी व्यवस्था लागू की जाए। सभी पॉलिसी धारकों के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा शिकायत पोर्टल स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा ही मिसमैनेजमेंट और अमानवीय बर्ताव जो है वह बीमा कंपनियों के द्वारा लोगों के साथ हो रहा है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मुझे मौका आपने दिया। हमारा जिला जो है अनडिवाइडेड कोरापुट जिला, नवरंगपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है। इस जिला में नवरंगपुर जिला में रेल कनेक्टिविटी के लिए और मलकानगिरी जिला में जयपुर से नवरंगपुर और जयपुर से मलकानगिरी, ये 2 रेल कनेक्टिविटी के लिए 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के वक्त एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था। तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के सुरेश प्रभु थे और उस समय उड़ीसा से बीजेपी का एक ही सांसद थे, जुएल ओराम जी और धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद थे उस MOU साइन के वक्त। तब राज्य सरकार, नवीन पटनायक का सरकार, वो MOU में साइन करने के वक्त कहा गया था कि जयपुर से नवरंगपुर जो रास्ता जाएगा उसका टोटल लैंड कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन का जो कॉस्ट होगा वो राज्य सरकार देगी और कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट होगा उसका 50% राज्य सरकार देगी। वहां उसके बाद वहां से मलकानगिरी जाने का जो रेलवे लाइन का उसका भी एग्रीमेंट हुआ था और टोटल कॉस्ट का 25% राज्य सरकार देने का MOU में साइन हुआ था। अध्यक्ष महोदय, 2016 से 2026 आके पहुंच गया।
अभी तक कुछ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं इतना कहना चाहता हूं कि नवरंगपुर 38 से 40 किलोमीटर दूर है जयपुर से, और मलकानगिरी 138 से 140 किलोमीटर दूर है। तो इस 40 किलोमीटर दूर के लिए इतने साल लग गए अध्यक्ष महोदय। हम लोग नवरंगपुर जिला वाले रेल का लाइन अभी तक देखे नहीं है, रेलवे लाइन आज तक देखे नहीं है। 76 साल हो गया हमारा देश स्वाधीन हो गए, आज तक नवरंगपुर के जिला के लोग रेल लाइन देखे नहीं है। जब हमारा सरकार था, एमओयू हुआ था, तब ये लोग कहते थे कि जब यहाँ पर डबल इंजन सरकार होगा तो हम जरूर इसको रेल लाइन करेंगे। डबल इंजन सरकार होकर सर 2 साल होने वाला है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हमारे सबसे बड़ी दुख की बात है जो रेलवे मंत्री हैं वो भी हमारे पार्टी की तरफ से ही भेजे गए, उनको भारतीय जनता पार्टी तरफ से नहीं भेजा गया। नवीन पटनायक जी उनको 2 बार राज्यसभा भेजे हैं, वो 40 किलोमीटर रेल लाइन नहीं कर पा रहे हैं। उससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। हम लोग कितना बोलेंगे, कितना डिमांड करेंगे। वो रेल मंत्री को सोचना चाहिए इसके बारे में कि बिजू जनता दल के लिए आज वो रेल मंत्री बने हैं और 40 किलोमीटर रेल लाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से डिमांड करूंगा, रेल मंत्री से डिमांड करूंगा कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो उड़ीसा में उनको जाने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमान संजय यादव जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नाहर। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान गौतम बुद्ध नगर, यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के रेल यात्रियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, ग्रेटर नोएडा जिसकी आबादी लगभग 12 लाख से अधिक हो चुकी है और जहां देश के विभिन्न राज्यों के उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी संख्या में निवास भी करते हैं और देश के दूसरे राज्यों से छात्र बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहाँ के निवासियों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर दिल्ली या गाजियाबाद जाना पड़ता है, जिससे भारी ट्रैफिक जैम, आर्थिक बोझ का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा के दादरी बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन प्रयागराज, रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन उनका स्टॉपेज यहाँ नहीं है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग है कि जनहित में देखते हुए दादरी और बोड़ाकी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव किया जाए और साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा को रेलवे हब के रूप में विकसित करने के लिए बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का विकास बहुत से जल्द किया जाए, जिससे स्थानीय नागरिक, छात्रों, उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से आती हूँ। जंघई जंक्शन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव प्रदान किए जाने के संबंध में आदरणीय सभापति महोदय, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत जंघई जंक्शन ए श्रेणी जो कि अमृत भारत योजना में सम्मिलित है पर अर्चना एक्सप्रेस 12,875/76, नीलांचल एक्सप्रेस 12,355/56, जनसाधारण एक्सप्रेस 13,257/58 एवं काशी महाकाल सुपरफास्ट 2,415/16 का ठहराव नहीं है। महोदय, ठहराव के अभाव में भदोही जौनपुर प्रयागराज क्षेत्र की जनता को लगभग 60 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है, जिससे समय व धन की अनावश्यक हानि होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि उक्त चारों ट्रेनों का ठहराव उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में स्थित जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमान नीरज डांके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू की अरावली पर्वत श्रृंखला की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की गोद में स्थित विश्व विख्यात देलवाड़ा जैन मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।
ये मंदिर भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला, अद्वितीय संगमरमर शिल्प कला तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता के अनुपम उदाहरण हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यहाँ 5 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, जिनमें विमल वसई तथा लून वसई के मंदिर अत्यंत ही कलात्मक एवं विशिष्ट हैं। अन्य मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर, पीतलहर मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार वर्ष 1031 ईस्वी में 1500 शिल्पियों व 1200 श्रमिकों के 12 वर्ष अथक प्रयासों एवं 18.53 करोड़ रुपए की लागत से श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित इन मंदिरों की छतों, गुंबदों, तोरण द्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। मंदिर में जैन तीर्थंकरों की 53 देहरियों में मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त मां सरस्वती, लक्ष्मी जी, अंबा जी के साथ नरसिंह अवतार के हिरण्यकश्यप वध, श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन, शेषनाग की शैया की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इन मंदिरों में जैन संस्कृति के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ साथ उस युग की हिंदू संस्कृति, नृत्य नाट्य कला के अद्भुत एवं चित्ताकर्षक चित्र जो अंकित हैं। शिल्प सौंदर्य की सूक्ष्मता, कोमलता, अलंकरण की विशिष्टता और गुंबदों की छतों पर स्फटिक बिंदुओं की भांति झूमते कलात्मक पिंड, मेहराबों का बारीक अलंकरण, शिलापट्टों की पर उत्कीर्ण पशु पक्षियों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों आदि की आकृतियां अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं। यहाँ की वास्तुकला एवं शिल्प कौशल अद्वितीय है, जिसकी मिसाल विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। देलवाड़ा जैन मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है, अपितु भारत की बहुलतावादी संस्कृति, अहिंसा, सहिष्णुता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जीवंत प्रतीक भी हैं। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण, संवर्धन एवं इनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सुनिश्चित करने हेतु इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इससे हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा भावी पीढ़ियों को भारत की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मस्तान राव यादव, Respected Bidagar. Chairman, I wish to draw the attention, some clarifications are required. I wish to draw the attention of this August House to impact of the United States tariff policies on Indian exports, while also placing on record the important positive development announced on 2nd February 2026, as well as the issues that will require clarity and sustained engagement. During 2025, the United States imposed a 25% reciprocal tariff on Indian goods. No. Let me complete, sir. Followed by an additional 25%. Please don't interfere. Let him speak. Linked to India's purchase of Russian oil. As a result, several Indian exports faced an effective tariff burden of 50 to 58%, impacting nearly $50 billion worth of shipments to US market. These measures severely disrupted trade flows, eroded competitiveness, and created uncertainty for exporters, particularly MSMEs and labor-intensive sectors. In this context, I would like to place on record my appreciation of the determined efforts of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the NDA government and Commerce Ministry, whose proactive diplomatic engagement with the United States has yielded tangible results. The announcement on 2nd February 2026 of an understanding to reduce the reciprocal tariff from 25% to 18% is a significant relief on the Indian exporters and a strong signal to India's growing stature in global trade negotiation. The positive market response, including strengthening of the Indian rupee, reflects confidence in this leadership-driven engagement. At the same time, it is important to flag a crucial area of uncertainty. The announcement so far is based on public statements and oral communication, and formal notification is yet to be issued under the US law, including under the International Emergency Economic Powers Act. Notably, President Trump's statement refers significantly to the reciprocal tariff and doesn't explicitly confirm the withdrawal of the additional 25% punitive duty. This distinction
is evident from the US Customs entry documents, including shrimp import filings, which show two separate duty codes, one for the reciprocal tariff and another for the Russia-India punitive levy, each levied independently. Until a formal legal clarification is issued, exporters continue to face uncertainty. The shrimp industry particularly illustrates that clearly Indian shrimp exports to the US declined by around 26% in late 2025 due to high tariff, while the reduction to 18% restores competitiveness and offers immediate relief. A full revival depends on the complete removal of the punitive duty. I therefore appeal to the government to continue and intensify dialogue with this US administration to secure formal withdrawal of the punitive tariff. Shriman Jakesh ji. Thank you, sir. Sir, my concern over the growing drug menace threatening India's youth. The escalating drug menace in our country poses a grave threat to public health, public safety, and the future of our youth. Across India, drug abuse and trafficking are spreading rapidly, particularly among students and young professionals. Synthetic drugs are increasingly circulated through organized interstate and international networks, exploiting urban centers and digital platforms. Within this national crisis, Bangalore stands out as a particular concerning example. As a major metropolitan city and a technology hub, it has witnessed a sharp rise in drug consumption and trafficking. Educational institutions, workplace, entertainment hubs, and residential areas have become prime targets for drug syndicates, highlighting the urgent need for stronger intelligence, preventive policing, and coordinated enforcement. The impact of drug abuse goes far beyond the individual. It devastates family, financial hardships, domestic conflicts, and lasting emotional trauma. It fuels crime, mental illness, road accidents, workplace inefficiency, and the broader social instability. Despite this risk, conviction rates remain low, exposing gaps in investigation and prosecution, while rehabilitation, counseling, and awareness programs remain insufficient. The effectiveness of our national response is further weakened when certain state governments, including Karnataka, failed to demonstrate sustained commitment and seriousness in tackling this menace. A comprehensive and decisive approach is required, combing strict enforcement with widespread awareness, early intervention, and accessible de-addiction rehabilitation. I urge the government to spearhead a strong national movement against drug abuse and trafficking with a coordinated action, strict enforcement, and robust support system to safeguard our youth, protect families, and strengthen society as whole. Thank you, sir. Shriman Chand Balbir Singh ji. Srimati Mamta Mohanta ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयंकर सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदयंकर मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र माध्यम देशर गरीब एवं वंचित और आदिवासी समुदाय को सस्ता एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाइबा पई ग्रहण करा जाइथिबा निरंतर प्रयास गुड़ी को मु हृदयपूर्वक प्रशंसा करुछि। केंद्रीय बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने पई जिला हॉस्पिटल क्षमता वृद्धि, आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधार विस्तार, संलग्न स्वास्थ्य और पेशाजीवी मानक प्रशिक्षण एवं टेलीमेडिसिन सेवा को सुदृढ़ करने उपर विशेष गुरुत्व दि जाइछि, जहाँ विकसित भारत 2047 लक्ष्य को साकार करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। महोदय, ओडिशार मयूरभंज जिला एक आदिवासी बहुल एवं भौगोलिक भाव दुर्गम अंचल,
ଯେଉଁଠାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାମନ୍ଦ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଶସ୍ତା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଶେଷ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକ ଆଧୁନିକ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆପାତକାଳୀନ ଓ ଟ୍ରମା କେୟାର ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପାୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରବଧାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଧିକ ସୁଲଭ ଓ ସଶକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। Thiru R. Dharmarji. Honorable Chairman, sir. தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது ராமநாதபுரம் தொகுதியை கல்வி வளர்ச்சி தொடர்பான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் மீது இந்த அமைப்பின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக எழுதியுள்ளேன். தற்போது ராமநாதபுரத்தில் உள்ள அருகிலுள்ள பகுதியில் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளி எதுவும் இல்லை என்பதை இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இதனால் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தரமான சிபிஎஸ்இ கல்வியை பெறுவதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றன. எனவே ராமநாதபுரத்தில் ஒரு கேந்திர வித்யாலயா நிறுவுவதற்கு கிராமப்புற மாணவர்கள் பெரிதும் பயனளிக்கும் என்பதை பதிவு பண்ணி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी. माननीय सभापति महोदय, आज हमको बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ राज्यों में एक त्रिपुरा है। मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मोदी जी ने जो काम किया है इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। और त्रिपुरा में एक नेशनल हाईवे होता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद 8 नेशनल हाईवे बनाने का काम मोदी जी ने किया है। इनमें से 6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बना हो चुका है और उसमें बाकी 2 में काम चल रहा है। लेकिन दुख की बात है कि NH8 मुंगिया कामी टू अम्बासा, NH108B, 208B खुआई से मानिक भंडार और NH208A मानिक भंडार से कोयला शहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, इनमें से कुछ खामियां दिखी गया है। जो इसमें से बीच में कुछ रास्ता जो काम हुआ है इनमें से बड़ा बड़ा जो होल हो गया है, जिसके कारण से इधर का फार्मर, स्टूडेंट या आम नागरिक का और खास करके एम्बुलेंस परिसेवाओं में बहुत बाधाएं विघ्न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से NHAI जो मिनिस्ट्री है और PM गति शक्ति की प्रकल्प में जो ये काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ जो ये जो जहाँ ये क्षतिग्रस्त हुआ है, ये रोड में 3 रोड में मैं जो उल्लेख किया है, उस रोड में दोबारा सर्वे करके इसमें बजट बढ़ा के इसमें जो रास्ता बनाए वो टेक्सई हो या लॉन्जिविटी हो, ये ध्यान देने के लिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान देबाशीष सामंतराय जी. Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. The matter I'm bringing to your notice concerns each and every one of us in this house. Whenever the Prime Minister, President, Vice President, or Cabinet Ministers visit our constituencies, as MPs,
We are invited and we are also there on the podium or on the stage. Recently, sir, Vice President of India, my chairman, the protector of this house, had visited Cuttack for Netaji Jayanti, and in that function, you went to inaugurate a building in memorial of Netaji, where when the foundation was laid by Navin Patnaik ji, I was the MLA of Cuttack. And as Rajya Sabha MP, my nodal district is Cuttack. Sir, I request you, urge upon you, that the collector Cuttack, I think, not only invited me to the function, he didn't even have my name. There was Lok Sabha MP, there were all the local MLAs from BJD, Congress and BJP. This is such a insult to the privilege of this house. It's not personally Devasith Samantrai. I am a member of this august house and you are the keeper of this august house. I request through you, sir, that for all of our honors in this line, whenever anybody is visiting, the Cuttack collector, present Cuttack collector, should be issued a privilege notice, and you, sir, should protect the insult they have given to your house and to your members, sir. Thank you, sir. श्रीमान बालयोगी उमेशनाथ जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत ही संवेदनशील राष्ट्रीय महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो करोड़ों देशवासियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय सभापति जी, भारत नदियों का देश है और भारत में 20,600 नदियां विद्यमान हैं। ऐसे में उज्जैन जो सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, वहाँ 2028 में कुंभ का मेला, जो अवंतिकापुरी का एक महापर्व भी है और देश की करोड़ों जनता का आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन बड़े खेद के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा, जिसके तट पर करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा शाही स्नान के लिए आएंगे, ऐसे में वहां पर इंदौर से कान नदी का अत्यंत ही जहरीला और दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। उसकी जो पवित्रता है, उसकी पहचान उसकी वजह से दूषित हो रही है। उज्जैन औद्योगिक नगरों का दूषित जल भी वहां पर उस नदी में बह रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि नर्मदा शिप्रा लिंग का स्थायित्व शिप्रा को केवल पर्व का नहीं बल्कि स्थायी रूप से नर्मदा जी के जल से प्रभावमान बनाया जाए। इसके लिए नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के बजट और क्षमता के अविलंब वृद्धि की जाए। शून्य सीवरेज डंपिंग केंद्र सरकार नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करे, ताकि 2028 के पहले एक भी गंदा नाला शिप्रा नदी में ना मिले। शिप्रा शुद्धिकरण मिशन शिप्रा के उद्गम स्थल कंकराबाड़ी से लेकर उज्जैन तक नदी के पुनरुद्धार हेतु एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। महोदय, सिंहस्थ कुंभ मेला एक मेला नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक आस्था का समागम है। यदि हम अपने तीर्थों की नदियों को शुद्ध नहीं रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। अतः मैं केंद्र सरकार
और राज्य सरकार से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि निर्मल, सिप्रा, अविरल, सिप्रा श्रीमान संकल्प को सिद्ध राजीव करने शुक्ला जी, श्रीमान संजय कुमार झा, I rise to draw the urgent attention of this House to the unregulated exposure of children to social media. In 2025, Australia enacted a law prohibiting under 16 from major platform after a study showed 96% of children aged 10 to 15 use social media and 7 in 10 encountered harmful content. In India, a 2025 local circle study found that 82% of children aged 14 to 16 can operate smartphones. Only 57% use them mainly for education, and 76% access social media research. Media research indicates 11 to 37% shows problematic use, causing language and communication setback, social and emotional learning, nearly poor motor development, disrupted sleep, and reduced focus. As a countries worldwide evolve policy to regulate children's exposure to social media, I strongly support deliberation in this House to curb excessive screen time among toddlers, pre-teenagers, and teenagers. This is because the current literature on screen time exposure and children development broadly suggests that excessive screen use in early childhood is negatively associated with developmental outcome among children. While digital classrooms were unavoidable during pandemic, parents and school administration must actively monitor duration and content quality. According to the Indian Academy of Pediatric guideline on screen time among children, very early exposure to screen-based media and excessive screen time seems to be widely prevalent among Indian children. Also, a new study published based on survey of 3,624 parents across 5 Indian states found that screen exposure among children aged 2 to 5 far exceed the World Health Organization guideline. Such findings underscore the need for timely safeguard to protect development outcome. To begin with, smartphone being ubiquitous device in Indian household with over 85% of Indian household owning smartphones, they are used by children merit regulation. The House may consider specifically debating whether smartphone packs should carry a statutory use advisory. The Economic Survey 2025-26 has flagged the rapid rise of digital addiction and screen-related mental health problem as a major healthcare issue, particularly among children and adolescents. A timely intervention to safeguard the developmental milestone of India's adolescents is essential to leverage India's demographic dividend in realizing the goals of Viksit Bharat 2047. प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। इन दिनों जीरो ऑफ में नाम आना लॉटरी लगने जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूं। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है आईआईटीज, आईआईएम्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। हमने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम इस तरह की घटना है। मुझे खुशी है
कि हमारी सरकार, खास करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 23 में एक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, इस पर काम किया। लेकिन यह गाइडलाइन और फ्रेमवर्क उसी चुनौती का शिकार है, उसी संकट का शिकार है जिसमें हमारी गवर्नेंस उलझी पड़ी है। आप मसौदा तैयार कर देते हैं, मसौदा जमीन पे नहीं उतरता। एक पिता, एक माता अपने बच्चे को खो देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी की। 2025 में टास्क फोर्स बनाने की बात की। टास्क फोर्स बना भी सर, लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है, बिना शक्ति के ये टास्क फोर्स। और मैं बार बार कहता हूं सर, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज उनकी आपकी है, कल को किसी और की होगी, लेकिन समाज के ढांचे में ये जो उत्पीड़न के बीज की वजह से लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो किस बात की सरकार, किस बात का देश, किस बात की संभावना है, किस बात की ट्रिलियन इकोनॉमी और किस बात की अमेरिकी डील। मैं समझता हूं इस पूरे संदर्भ को गंभीरता से लेते हुए पहलकदमी की जाए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद महोदय। Honorable members, in the discussion on the motion of thanks on the President's address, 83 members have given their names for participation, and so far only 14 members have spoken. If the House agrees, the House may sit till 8 p.m. today. सर, ये जो समझौता हुआ है, जिसके बारे में जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिलती है, इस पर क्या हो रहा है सर? देश के साथ क्या हो रहा है? एक मिनट, leader of the House bill. I will ask. Now I ask the. So, Honorable Leader of the House will give you the answer. Please. Yeah. Now, nothing will go on record except the Honorable Leader of the House. Please. सर, कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट तो शुक्रिया अदा किया। नहीं, दिस इज नॉट गुड। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर when the government is ready to answer each and every question and when the government is ready to give us details. No. Mr. Suraj, you should understand. You want the government to
It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. Now the question number 31.